हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो हमारे पास शेल्स होते हैं वो हम लोग कैसे किसी भी एक इलेक्ट्रॉन है उसका हम लोग एड्रेस कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्वांटम नंबर्स होते हैं। 4 क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े थे, एन, एल, एम एंड एस। ठीक है, जो एन होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, जो एन है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है मेन शेल। ठीक है, कि कौन सा नंबर का शेल है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है कि फोर्थ शेल है। तो मेन शेल जो होता है वो हमको बताता है एन की वैल्यू। ओके, तो ये हमने लास्ट में पढ़ा था। उसके बाद में जैसे हमें एन का पता चल गया तो फिर हमें होता है कि अब आगे कहाँ। तो एन के बारे में पता लगने के बाद हम देखते हैं कि उसका एल वैल्यू, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो है क्वांटम नंबर, वो हमें पता लगता है। जो एल वैल्यू होती है वो हमें बताता है कि उसके अंदर कितने जो है सब शेल्स हैं। ओके, तो अगर एल वैल्यू 0 है यानी कि उसके अंदर एस सब शेल है। अगर एल वैल्यू 1 है यानी कि उसके अंदर पी है। ठीक है, अगर एल वैल्यू 2 है यानी कि डी है। राइट, तो हमने ये भी देखा था कि अगर आपके पास जो एन है अगर 1 होता है तो उसके पास एल भी मतलब कि एक सब शेल होता है। ओके, अगर एन इज इक्वल्स टू 2 है तो उसके अंदर 2 सब शेल है, एस और पी। अगर एन इज इक्वल्स टू 3 है तो इस थर्ड शेल में कितने सब शेल्स होंगे, 3 सब शेल्स होंगे। अगर एन इज इक्वल्स टू 4 है तो फोर्थ सब शेल में कितने फोर्थ शेल में कितने सब शेल्स होंगे, 4 सब शेल्स होंगे। ओके, तो इसके साथ साथ फिर हमने देखा था कि जो एस होता है उसकी एल वैल्यू कितनी होती है, 0। पी की एल वैल्यू कितनी होती है, 1। डी की कितनी होती है, 2। एफ की कितनी होती है, 3। ठीक है, तो एक बार हमें एल 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 की वैल्यूज पता चल गई, उसके बाद हम देखते हैं एम एल वैल्यू। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो, अगर आपके पास एल इज इक्वल्स टू 0 यानी कि वो एस ऑर्बिटल है तो इसके पास एस सब शेल है तो उसके पास कितने ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है एस के पास। अगर आपके पास एल इज इक्वल्स टू 1 है यानी कि पी ऑर्बिटल, जो पी सब शेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, याद है ना, 12+1 फॉर्मूले से हम लोग जो है एम की वैल्यूज़ निकालते हैं कि उसके अंदर कितने एम एल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो 3 है यानी कि एम एल वैल्यूज़ कितने, -1, 0 और 1। अगर एल इज इक्वल्स टू 2 है तो इसका मतलब डी जो डी सब शेल है उसमें कितने होते हैं, 5। ठीक है, -2, -1, 0, 1 एंड 2, 5 इसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। उस तरीके से एल इज इक्वल्स टू 3 यानी कि एफ सब शेल्स है उसके अंदर कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 7 सब शेल्स, 7 ऑर्बिटल्स उसमें होते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि मेन शेल क्या है, मेन शेल के अंदर जो है सब शेल्स कौन कौन से प्रेजेंट है और उन सब शेल्स के अंदर कितने कितने ऑर्बिटल्स हैं। अब इन ऑर्बिटल्स की हम लोग देखते हैं, जो इन सब शेल्स हमने देखे हैं, ठीक है, एस पी डी एफ, इन सब शेल्स का जो है शेप कैसा है वो देखते हैं। ठीक है, तो शेप की हेल्प से भी हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आता है शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप में सबसे पहले हम देखेंगे एस ऑर्बिटल का शेप। तो ये देखो, ये हमारे पास वेव फंक्शन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। किसका, फर्स्ट 1s ऑर्बिटल का। यानी कि अगर मेन शेल 1 है और उसका सब शेल 0 है तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1s। ओके, तो 1s जो है उसके लिए हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे वेव फंक्शन ज़्यादा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कम हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेव फंक्शन होता है हमारे पास, जो ये साई की वैल्यूज़ होती है जस्ट हमें बताती है कि उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है। राइट, तो इसका सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका सिग्निफिकेंस किसका है, साई स्क्वायर का, क्योंकि साई स्क्वायर हमें क्या बताती है, हमें बताती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, डेंसिटी मतलब का जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब होता है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम
उसके चांसेस है प्रेजेंट होने के। तो वो हमारे पास ग्राफ कैसा है, वो भी ऐसा आ रहा है, यानी कि विद डिस्टेंस, यानी कि जैसे आप न्यूक्लियस, ये आर है, ठीक है, न्यूक्लियर डिस्टेंस, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये 1s ऑर्बिटल है। अब देखो 2s के लिए, 2s के लिए जो साई आर है उसकी वैल्यू देखो कैसे वेरी कर रही है, ऐसे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। तो साई स्क्वायर देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखो कैसे वेरी कर रही है। और जैसे जैसे आप आर से रेडियस से दूर दूर जाते जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, पॉइंट आएगा, ठीक है, एक ऐसा रेडियस आएगा जहाँ पे डेंसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो डेंसिटी, यानी कि ज़ीरो प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसकी डेंसिटी बढ़ने लग जाएगी, फिर ज़ीरो, फिर ये तो 2s के लिए हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मतलब कि मिलने की जो टेंडेंसी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, उसको हम बोलते हैं नोड, ठीक है, नोड। तो 1s में तो कोई नोड था ही नहीं, ठीक है, 2s में एक नोड है। उसी तरीके से अगर हम 3s वाला बनाएंगे ना, उसमें 2 नोड आ जाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पे ओके। तो 1s का शेप कैसे होता है, शेप होता है इसका स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल्स के जो शेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। अब यहाँ पे देखो 1s ऑर्बिटल है, तो 1s में क्या है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है और साइड साइड में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। देखना वो इलेक्ट्रॉन्स इसी स्फेरिकल रीजन में ही रहते हैं, ओके। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यही स्फेरिकल रीजन में रहते हैं। उसके बाद अगर आप 2s का देखोगे, 2s में हमने देखा कि एक नोड प्रेजेंट है यहाँ पे। एक नोड प्रेजेंट का मतलब कि उस जगह पे, उस स्फेरिकल एरिया में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो है, उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, ओके। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद आता है 3s ऑर्बिटल। अब 3s में कितने होंगे, 3s में 2 नोड होंगे, राइट। तो एक ये वाला नोड हो गया और एक ये वाला नोड हो गया यहाँ पे, यानी कि इस डिस्टेंस में इस स्फेरिकल जो रीजन है, ये जो रीजन है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी है, 0 है, ओके, राइट। तो s ऑर्बिटल के लिए हम लोग क्या करते हैं, s ऑर्बिटल की हमारे पास l वैल्यू होती है, कितनी होती है l वैल्यू, l वैल्यू होती है हमारे पास 0, ओके। तो s ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, तो m भी वैल्यू 0 होगी। तो m की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होती है, और ये कैसी होती है, ये स्फेरिकल होती है, ओके। तो ये हमारे पास स्फेरिकल होते हैं s ऑर्बिटल, राइट। तो अगर हम लोग s ऑर्बिटल्स की शेप्स और साइज के बारे में देखें तो देखो, फर्स्ट 1s की जो है, जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाने लगते हैं वैसे वैसे एनर्जीज बढ़ती जाती है, ओके, राइट। और जैसे जैसे देखो 1s में बिल्कुल 0 नोड है, 2s में 1 नोड है, और 3s में देखो 2 नोड होंगे, 4s में 3 नोड्स होंगे, और ऐसे ऐसे आगे चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल। अब देखो पी ऑर्बिटल जो है उसकी शेप कैसी होती है, डम्बल शेप जैसी होती है। इसके 2 लोब्स होते हैं, एक होता है, जैसे मान लो ये प्लेन है हमारे पास, इस प्लेन के ऊपर एक नोड है और इस प्लेन के नीचे एक नोड है, राइट। तो ये दो लोब्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने थ्री जो है कोऑर्डिनेट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया जेड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आपके पास ये डम्बल शेप की जो है एक पी ऑर्बिटल आता है। तो ये लोब जो होता है अबव, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में है ना, ये वाला जो आपके पास एरिया है, ये सारा एरिया किस में, एक्स वाई प्लेन में है, राइट। और एक लोब ऊपर है, एक लोब नीचे है, ओके। तो अब अगर हम लोग पी की बात करें, पी की बात करते हैं, तो पी ऑर्बिटल्स के लिए जो एल वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। अगर एल वैल्यू 1 होगी तो एम एल वैल्यूज कितनी कितनी होंगी, माइनस एल से प्लस एल, यानी कि -1 0 एंड +1। तो हमारे पास इसका मतलब क्या होता है कि टोटल 3 ओरिएंटेशंस होती हैं हमारे पी ऑर्बिटल्स के लिए। 3 ओरिएंटेशंस कौन कौन सी है, ये है हमारे पास पी एक्स, यानी कि जो ऑर्बिटल पी एक्स की तरफ हो, फिर होता है पी वाई, जो ऑर्बिटल पी वाई की तरफ हो, और एक होता है पी जेड, यानी कि जो ऑर्बिटल पी जेड की तरफ हो, ठीक है। ये ओरिएंटेशंस हैं। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास मान लो कि एक्स है, ये हमारे पास वाई है, और ये हमारे पास जेड है। तो जो एक्स ऑर्बिटल्स हैं उसकी कैसी होगी ओरिएंटेशन, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ओके। तो एक लॉग ऐसे। उसी तरीके से अगर मैं
यहाँ पे बनाऊँ वाई ऑर्बिटल, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। वाई के लिए कैसी होगी, ऐसे। और अगर मैं जेड के लिए बनाऊँ तो कैसी हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो ये पी एक्स के पी वाई और ये पी जेड। तो ये हमारे पास 3 तरीके के ओरिएंटेशंस आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे जैसे एन वैल्यू इंक्रीज होती जाती है ना, वैसे वैसे पी ऑर्बिटल्स भी बड़े बड़े होते जाते हैं। ठीक है, जैसे 2p ऑर्बिटल छोटे होंगे, जो 3p होंगे, 3p ऑर्बिटल्स होंगे वो थोड़े बड़े होंगे, 4p वाले और ज़्यादा बड़े होंगे। ओके, तो इसके साथ साथ हम लोग एक और, जैसे हमने नोड्स की बात करी थी, नोड क्या होता है, नोड वो वाली जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो नंबर ऑफ स्फेरिकल या फिर रेडियल नोड कितने हो जाते हैं, ये होते हैं n-l-1। तो स्फेरिकल और रेडियल नोड्स होते क्या हैं, ये होते हैं हमारे पास जो स्फेरिकल नोड्स होते हैं, ये हमारे पास सर्कुलर रीजन होता है जहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की वो बिल्कुल 0 होती है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, n-l-1, यानी कि अगर हमारे पास n वैल्यू 2 है, ठीक है, तो मैं सपोज करो हमारे पास 2p ऑर्बिटल है, तो n कितना हो गया 2, p कितना हो गया 1, तो n-l-1 कितना हो गया 2 - 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 2p ऑर्बिटल में कोई भी स्फेरिकल नोड नहीं है। ठीक है, स्फेरिकल नोड कोई नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे ही इसको रब करके 3p दे दूँ, 3p ऑर्बिटल्स, 3p, n इज इक्वल्स टू 3, p इज इक्वल्स टू 1, तो नोड्स कितने हो जाएंगे, n-l-1, 3 - 1 - 1 कितना हो जाएगा 1। तो इसमें कितने स्फेरिकल नोड होंगे, 1। ओके, तो ये हमारे पास p ऑर्बिटल्स की शेप्स आ गई। उसके बाद हमारे पास आते हैं d ऑर्बिटल्स की शेप। d ऑर्बिटल्स, अब देखो d ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसमें l कितना होता है, 2 होता है, तो ml वैल्यूज कितनी होंगी, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो हमारे पास कितनी ओरिएंटेशन होगी, 5 तरीके की ओरिएंटेशन हो गई। ओरिएंटेशन का मतलब क्या आता है, ओरिएंटेशन मतलब वो किस तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सिस है, तो ये हमने बना लिया एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो जो एक्स वाई एक्सिस में हो, ठीक है, मतलब एकदम एक्सिस के ऊपर नहीं, बट एक्स और वाई के बीच में, ये देखो ये लोब किस में, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लोब है। तो ये जो लोब्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास इसने हमारे पास बना दिया डी एक्स वाई ऑर्बिटल। उसी तरीके से अगर मैं वाई जेड ले लूँ एक्सिस, तो ये हो जाएगा डी वाई जेड। अगर मैं इसको एक ही में बनाने की कोशिश करूँ, जैसे एक्स है, ये वाई है, और सॉरी ये वाई है हमारे पास और ये जेड है, एक ही में बनाने की कोशिश करूँ, तो एक्स वाई वाला कैसे हो जाएगी, वो इस वाले प्लेन में होगा। ठीक है, ये वाले प्लेन में होगा, एक्स जेड वाला ये वाला प्लेन होगा। ठीक है, प्लेन्स हमने मतलब कि ध्यान में रखना है। तो प्लेन्स की ही वजह से जो है यहाँ पे आपके नेम्स डिसाइड होते हैं डी ऑर्बिटल्स के। ओके, तो ये हो गया डी वाई जेड, क्यों, क्योंकि वाई जेड प्लेन में है। डी एक्स जेड यानी कि ये एक्स जेड प्लेन में प्रेजेंट है। ओके, उसके अलावा 2 और होते हैं, 2 जो होते हैं यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होते हैं, ये होते हैं अलोंग द एक्सिस, अलोंग द कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो एक्सिस होते हैं ना एक्स और वाई, उसके अलोंग होते हैं। जैसे ये तो बीच में है सेंटर में, तो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले होते हैं ये अलोंग दिस एक्सिस होते हैं। और लास्ट वाला आ जाता है डी जेड स्क्वायर। अब डी जेड स्क्वायर का जो ओरिएंटेशन होता है ना, ये एक ही तरफ होता है, दोनों जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं वो जेड डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, जैसे ये जेड डायरेक्शन है उसकी तरफ ओरिएंटेड होते हैं ऐसे। अब इसमें एक खास बात क्या है कि ऊपर वाला लोब भी पॉजिटिव है, नीचे वाला लोब भी पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव लोब, वो कहाँ होता है, वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे नोड प्रेजेंट होता है इस रीजन में। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग नोड्स कैलकुलेट करें तो रेडियल और स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल जो नोड होता है वो कितना वो तो n-l-1, तो ये ऐसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, अगर मैं 3d ऑर्बिटल्स की बात करें तो n इज इक्वल्स टू 3 है, d इज इक्वल्स टू 2 है, और l-1 कितना हो जाएगा, 3 - 2 - 1 कितना हो गया, 0। तो 3d ऑर्बिटल में कोई भी स्फेरिकल या एंगुलर नोड नहीं है।
ठीक है, सॉरी स्फेरिकल या रेडियल नोड नहीं है, लेकिन एंगुलर नोड प्रेजेंट होते हैं। अब एंगुलर नोड क्या होते हैं? एंगुलर नोड होते हैं प्लेनर नोड, यानी कि ऐसा प्लेन जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। तो ये किसके इक्वल होता है? एल के इक्वल होगा। तो डी क्या एल कितना होता है? डी के लिए एल कितना होता है? 2। ठीक है, एस पी डी 0 1 2, डी के लिए एल कितना होता है? 2। तो इसके लिए एंगुलर या फिर प्लेनर नोड कितने होंगे? 2 होंगे। अब देखो ये है कहाँ पे? तो ये देखो, ये एक प्लेन हो गया और ये एक प्लेन हो गया। ये दो प्लेन में आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं मिलेगी। दो प्लेन हो गए ना, यहाँ पे भी आपके पास दो प्लेन हो गए, यहाँ पे भी दो प्लेन हो गए, यहाँ पे भी दो प्लेन होंगे। ओके, यहाँ पे भी आपके पास हो गया दो प्लेन। तो यहाँ पे आपके क्या है कि जो आपके पास प्लेन्स होते हैं वो दो प्लेन्स होते हैं एंगुलर नोड वाले, मतलब ऐसे प्लेनर नोड होते हैं, मतलब पूरे प्लेन में ही आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होने के लिए। तो टोटल नोड जब कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? n-1, सिंपल सा। ठीक है, n-1। वहीं पे अगर हम लोग p ऑर्बिटल के लिए देखें ना, अगर हम लोग p ऑर्बिटल के लिए एंगुलर या प्लेनर नोड देखो, वहाँ पे देखो एक ही प्लेन है। तो इस प्लेन में ये जो प्लेन है, ठीक है, ये जो प्लेन होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये देखो, ये p ऑर्बिटल है ना, तो ये जो प्लेन होता है ना जिसके ऊपर और नीचे है ये लोब, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास होगा एंगुलर नोड 1 होगा। डी ऑर्बिटल्स के केस में एंगुलर नोड कितने होंगे? 2 एंगुलर नोड्स प्रेजेंट होंगे। ओके, तो हमारे पास एस और पी और डी ऑर्बिटल्स हमने देखी। एफ ऑर्बिटल्स बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूज होते हैं। ओके, तो उसको उसमें होते भी 7 है और फिर उसकी जो डायरेक्शंस होती है वो ज़्यादा ही डिफ्यूज रहती है, ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम्स। अब देखो एनर्जी लेवल डायग्राम्स होते क्या हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम्स होते हैं कि आपने जितने भी ऑर्बिटल्स हमने डिस्कस कर लिए उसको एक एनर्जी, मतलब कि इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में आपने प्लेस करना। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है ऐसे। ठीक है, एनर्जी जो है वो कैसे इंक्रीज हो रही है? ऊपर की तरफ। अब अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें ना, तो हाइड्रोजन एटम में क्या है? हाइड्रोजन एटम में क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन 1s है, उसके अंदर जो दो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हर एटम में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स क्यों ना हो, ऑर्बिटल्स तो उसमें होंगे ही होंगे। वो थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हैं तो वो तो चीज़ हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ओके, तो अगर हाइड्रोजन एटम है उसके 1s ऑर्बिटल यहाँ है, 2s ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है और 2p की भी ज़्यादा है, दोनों की, और दोनों आपस में बराबर हैं। 3s 3p 3d इनकी एनर्जी ऐसी है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम ले लो, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन ले लो, तो उसमें क्या होता है? ये 1s हो गया, ये 2s है, यहाँ पे 2p है, यानी कि 2p की जो एनर्जी है वो 3s से कम है, फिर 3p की, फिर 4s की, फिर 3d की। तो थोड़ा सा जो है ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा बदल गया यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम्स में। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर होता है ये बदलता क्यों है? ये इसलिए बदल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ हो रही है जिसको हम बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस या फिर इंटरेक्शंस। इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस। जब हाइड्रोजन था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन ने किससे इंटरेक्ट करना है? इसने सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस से ही इंटरेक्ट करेगा। लेकिन जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस होंगी, है कि नहीं? अब देखो ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिटल ले लिया मैंने, उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक है, अब इसके सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके साथ मैं और एक शेल डाल देती हूँ, उसमें और मैं इलेक्ट्रॉन्स डाल देती हूँ। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है? अब देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियर का कोई ना कोई एनर्जी अपनी तरफ, ये जो न्यूक्लियस है ये इस कोई ना कोई एनर्जी से, ये जो फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ इफेक्टिव, जो न्यूक्लियस है उसका कुछ ना कुछ चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा, और उसी चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को वही चार्ज फील हो रहा होगा जो इसका एक्चुअल है।
है कि नहीं? सेम इस इलेक्ट्रॉन की भी बात है, इस इलेक्ट्रॉन को भी वही चार्ज फील हो रहा है जो इस इलेक्ट्रॉन को चार्ज फील हो रहा है, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। तो यानी कि ये जो आपके पास न्यूक्लियस है ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन पे बराबर जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ बराबर इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी इंटरेक्शंस की वजह से, क्योंकि ये बीच में आ गए हैं ना, बीच में आ गए ये, तो इनकी इंटरेक्शंस की वजह से जो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कम चार्ज फील हो रहा है, कम चार्ज फील हो रहा है इसको, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज कम फील हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन चार्ज फील करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि जो ओरिजिनल चार्ज है ना न्यूक्लियस का, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो चार्ज ना होके इन इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग की वजह से, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, ये शील्ड कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम चार्ज फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कम चार्ज फील कर रहे होते हैं इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो जितना भी नेट पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन्स फील कर रहे होते हैं उस नेट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूर दूर जाता जाएगा, वैसे वैसे जो इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ ना कुछ उनकी इफेक्ट की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स देख लिया हमने। उसके बाद हम देखते हैं कि एन और एल वैल्यूज से जो है एनर्जीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है एन प्लस एल वैल्यू, एन प्लस एल वैल्यू। आपने देखना है एन प्लस एल वैल्यू जिसकी कम होगी ना वो उसकी एनर्जी कम होगी, और अगर एन प्लस वैल्यू सेम हो गया, आपने देखना है एन वैल्यू जिसका कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे 3D और 4s में से लोअर एनर्जी किसकी होगी, कैलकुलेट करो, 3 का कितना आ जाएगा 3D, कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 5, एन प्लस एल, ये एन हो गया ये एल हो गया, यहाँ पे एन 4 है यहाँ पे एल 0 हो गया, तो एन प्लस एल कितना हो गया 4, तो लोअर ये हो गया, तो इसका मतलब इसकी लोअर एनर्जी है। अब अगर एन प्लस एल वैल्यूज दोनों सेम हो गई तो उस केस में हम क्या देखेंगे, उस केस में हम एन वैल्यू देखेंगे। अगर एन वैल्यू कम है तो इसका मतलब कि उसकी एनर्जी कम है, ओके। तो एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल इन सेम सबशेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। मतलब जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता रहता है वैसे वैसे जो एनर्जी है सबशेल की वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखो आप एनर्जी जो है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है लेकिन इसका जो 2s वाली एनर्जी होगी वो कम होगी सबसे, लिथियम के 2s से हाइड्रोजन का 2s कम होगा, उस तरीके से सोडियम के 2s से लिथियम का 2s कम होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है ना वैसे वैसे जो सेम सबशेल है उसकी एनर्जी भी कम होती जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 2s की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद लिथियम की होगी कम होगी, फिर ऐसे ऐसे करके कम होती जाती है। तो हमने शेल्स देख लिए, हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए, हमने शेल्स पढ़ लिए। अब हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए हमारे पास कुछ 3 प्रिंसिपल्स हैं, वो हमने याद रखने हैं जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करना बहुत आसान सा है। सबसे पहला आता है ऑफबो प्रिंसिपल। ऑफबो प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑर्बिटल्स को हम कैसे फिल करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, यानी कि सबसे पहले हम जो है इलेक्ट्रॉन्स उन शेल्स में डालेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो सबसे पहले आप देखो ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे बनाया, ऐसे बना सकते हो, और ऊपर से नीचे ऐसे इसको कट करते जाना है। तो जहाँ जहाँ ये कट होते रहते हैं ना वैसे वैसे इनकी एनर्जीज जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं लिख लूँ, बनाते हैं 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है हर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 1s के बाद कहाँ इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2s में, ठीक है। 1s हो गया, 1s के बाद 2s में, उसके बाद
ख़त्म हो गया ये एरो। अब हम जाएंगे इस एरो की तरफ, 2p। 2p में कितने होंगे, p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स में 2 2 6 हो गया। ठीक है, चलो अभी हम इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करते हैं, अभी हम ऐसे बताते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन्स जो है कौन सा शेल फिल होगा। अब 2p के बाद कौन होगा, 3s। 3s के बाद यहाँ पे एरो ख़त्म, अब हम दूसरे एरो में आएंगे। 3s के बाद 3p। 3p के बाद आप देखो क्या आ रहा है, देखो 3p के बाद 3d नहीं आएगा, 3p के बाद आएगा 4s। 4s आ गया, एरो ख़त्म। अब यहाँ पे आ जाओ 3d। 3d के बाद 4p। 4p के बाद 5s। 5s के बाद 4d, उसके बाद 5p, उसके बाद 6s, फिर 4f, फिर 5d। कभी भूल भी जाएगा तो आप ऐसे बना के इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब ऐसे बना के ऑर्बिटल्स को लिख सकते हो। ऐसे आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल होते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जीज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इसका सबसे कम एनर्जी है, सबसे पहले ये फिल होगा, इसको बोलते हैं ऑफ-बर्ग प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक ऑर्बिटल जो होता है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। यानी कि अब देखो ये आपके पास एक ऑर्बिटल है, इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो और दोनों ही इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स जो है वो अपोजिट होने चाहिए। स्पिन्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे एक एरो अपवर्ड, एक एरो डाउनवर्ड। ठीक है, तो एक का जो होता है क्लॉकवाइज स्पिन होगा, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा। ठीक है, तो ये इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपने दोनों ही अपवर्ड एरो बना दिए या फिर दोनों ही डाउनवर्ड एरोज बना दिए तो ये गलत हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक ऑर्बिटल में, दोनों की स्पिन्स जो है वो अपोजिट होगी। क्लियर है, ये हो गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है हंस रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जब भी हम लोग पेयरिंग करेंगे, जैसे आप देखो पी ऑर्बिटल में मैंने आपको बताया है, पी ऑर्बिटल में मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम जो है 6 इलेक्ट्रॉन डलते हैं। कैसे कि जो पी शेल है, सब शेल, उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो तीनों ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से फिल करने होते हैं कि उनकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम रहे। अब इसका क्या मतलब है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये 1s है, ये 2s है, 2s के बाद आप 2p फिल करोगे। 1s, s का एक ही ऑर्बिटल होता है, p के 3 होते हैं, 3 बना देंगे। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप ऐसे भी शो कर सकते हो और ऐसे भी शो कर सकते हो, मेरे को ऐसा इजी लगता है। 2s के लिए ऐसा। अब देखो हम 3 सिचुएशंस लेते हैं यहाँ पे, ये 1s 2s। अब देखो 2p में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, मैंने 1s और 2s इसलिए बनाया कि आप 2p में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन्स 1s में ही फिल करने पड़ेंगे, फिर 2s में करने पड़ेंगे, फिर आएगा 2p की बारी। अब 2p में आप 3 इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं। ये सपोज कर लो कि आपके पास, मैं एक ऐसे एटॉमिक नंबर का 3 4 5 6 7 7 मान लो एटॉमिक नंबर है, उसके इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रही हूँ। तो 7 आपके पास एटॉमिक नंबर वाला एटम है, उसका फर्स्ट शेल ये हो गया, सेकंड शेल, फर्स्ट शेल ये हो गया, सेकंड शेल ये हो गया, थर्ड शेल उसका ये हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गया, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने हैं। तो हंस रूल ने बोला है कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करोगे कि आपको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मिले। उसका मैं आपको बताऊंगी सिंपल मतलब भी। आप ऐसे फिल कर सकते हो, और कैसे फिल कर सकते हो कि आपने एक ऊपर किया, एक नीचे कर दिया और एक फिर से ऊपर कर दिया। और क्या कर सकते हो, आपने 2 ऊपर नीचे कर दिए और एक ऊपर कर दिया। अब हम इसके स्पिन कैलकुलेट करते हैं। स्पिन में क्या होता है कि अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है, उसका एक डायरेक्शन में है, ठीक है, उसका हम स्पिन हाफ लेते हैं। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों की अपोजिट स्पिन है, तो एक की हाफ हो जाएगी, दूसरे की माइनस हाफ हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगर ऐसे है आपके पास दोनों स्पिन एक तरफ है, यानी कि एक भी हाफ है एक भी हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा 1। ओके, तो ऐसे हम लोग स्पिन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखो हम स्पिन कैलकुलेट करते हैं।
और हमने जो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी ध्यान रखना है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों का अपोजिट स्पिन होने चाहिए, राइट। तो मैंने अभी थर्ड वाला एग्जाम्पल बनाया था, तो वो मत सोच लेना कि वैसा करेंगे हम लोग। जैसे कि ये जो मैंने बनाया था ये गलत है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्योंकि हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी देखना है। ओके, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। अब हम देखते हैं पहले वाले का। यहाँ पे देखो, इसका तो 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, अपोजिट स्पिन आ गया। अब यहाँ पे 3 है, अलग अलग ऑर्बिटल में है, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितना आ गया स्पिन? 3/2। यहाँ पे हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, कितना आ गया स्पिन? हाफ। यहाँ पे हो गया 0 हाफ, 0 प्लस हाफ, कितना हो गया? हाफ। अब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला तो यही है। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब आप पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो सबसे पहले आपने हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देने हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट पेयरिंग शुरू करोगे। ओके, उसी तरीके से अगर मैं आपको 5 बना दी ऑर्बिटल्स की फिलिंग का बोल दूँ तो आपने क्या करना है? हर ऑर्बिटल में पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स होने भी चाहिए, उसके बाद फिलिंग करोगे। ओके, तो ये हमारे पास हो गया हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये 3 जो रूल्स हैं इनकी हेल्प से हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं किसी भी एलिमेंट्स का, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चलो बनाते हैं सभी एलिमेंट्स का एक एक करके। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक मिनट, पोटेशियम का 19, 12 वाला मैंने बनाया नहीं, ठीक है। नियॉन का 10 हो गया, सोडियम का 11 हो गया, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, बीच में 8 वाले बनाए नहीं, बना लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही चलना है हमने, तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 6d, ठीक है, और 4f 5f 6f। ओके, अब देखते हैं हाइड्रोजन। स्टार्ट करेंगे हम 1s से, तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, ऐसे हम लोग शो करते हैं, ठीक है। हीलियम में 1s में दोनों दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं डालेगा, ठीक है, एक ऑर्बिटल में, क्योंकि मैक्स में आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप s में डालोगे और एक, अब s के बाद कहाँ जाना है? s के बाद जाना है हमने इसके पास, 2s के पास, तो 2s 1। अब बेरिलियम के लिए 1s2 2s2, बोरोन के लिए 1s2 2s2। अब 2s के बाद हमने कहाँ जाना है? ये तो एरो ख़त्म हो गया, हमने जाना है 2p वाले के पास, ठीक है, 2p 1, तो 1s2 2s2, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स p के पास, सॉरी 2, फिर 7 1s2 2s2 2p 3। अब ये कैसे फिल करना? देखो 2p2 का मतलब कि ये p ऑर्बिटल्स, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2p3 का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब 1s2 2s2 2p4, p में अभी आपने एक एक सिंगल पेयरिंग करी है, अब आपने इसको डबल करना है, ठीक है। पहले हर्ट्ज रूल लगाना है, उसके बाद आप पॉली एक्सक्लूजन 1 फिर 2, और सॉरी ये 4 है ना, फिर उसके बाद फ्लोरीन के लिए 1s2 2s2 2p5 बनाते हैं। 2p5 कैसे बनाएंगे? पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे, 4 5, फिर 1s2 2s2 2p6 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर सोडियम के लिए 1s2 2s2 2p6 तो फिल हो गया। अब 2p के बाद क्या आता है? 3s 1, तो p तो फिल हो गया पूरा।
अब पोटेशियम के लिए देखते हैं 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3s के बाद हम जाएंगे 3p के पास, ठीक है 3p6। तो अब देखते कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 2 4 10 11 12 18 हो गया। 3p के बाद आ जाएगा 4s में एक। तो कैल्शियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है 4s2। अब अगर आगे भी इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो स्कैंडियम टाइटेनियम का देखते हैं अब हम लोग। ये हो जाएगा 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब एक और चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कौन से गैस होते हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल के एकदम एंड में आते हैं? कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, इसका 36। अब देखो हीलियम 2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ये। तो अगर आपने लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1। उसके बाद देखो आर्गन आ रहा है, आर्गन का कितना होता है 18, आर्गन का कितना 18। तो पोटेशियम के लिए आप क्या लिख सकते हो, यहाँ तक सारा आर्गन है तो आर्गन 4s1। उस तरीके से कैल्शियम के लिए आर्गन 4s2। सारा लिखने के बजाय आप सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिख दो, नोबल गैसेस का, ठीक है। तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये सिंपल सा इतना सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये भी सही है। ओके अब देखो स्कैंडियम के लिए कैसे है, आपने आर्गन का लिखा 19, फिर आता है 3d, फिर लिखेंगे हम 4s। तो 4s को हम पहले फिल करेंगे बट लिखते हम 3d वाला पहले हैं। ओके हम लोगों ने लिखना 3d वाला पहले होता है, तो 3d वाला हम लोग पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में हमने लिखना है 4s वाला, ठीक है। लिखते वक्त हम लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करनी है तब हमने वैसे करनी है। ओके तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 4s में फिल होंगे, फिर हम 3d में फिल करेंगे। तो 4s2 वाला कैल्शियम हो गया 3d1, फिर आर्गन 4s2 3d2, 23 के लिए आर्गन 18 हो गया 19 20 21 22 23, फिर आर्गन 4s2। अब इसका हम लोग देखते हैं, दो चीज़ों में हमें एक चीज़ पढ़नी है और, आर्गन 3d5 4s2, आर्गन 3d6 4s2, 3d7 4s2, आर्गन 3d10 4s2। अब देखो दो में जो मैंने जहाँ पे डैश डाली है, वो मैंने डैश क्यों डाली है, वो इसलिए क्योंकि उसका आता है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, कि जो क्रोमियम है उसका होना क्या चाहिए था कि आर्गन 3d4 4s2, और कॉपर का क्या होना चाहिए था, आर्गन 3d9 4s2। लेकिन होता क्या है, आर्गन 3d5 4s1, और इसका क्या होता है, आर्गन 3d10 4s1। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन S से उठ के यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन S से उठ के यहाँ आ गया। अब ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों होती है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इसका रीज़न सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जितना ज़्यादा सिमेट्री होती है ना उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो अब देखो हम लोग जब क्रोमियम का लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5, ये 3d है और ये 4s है। 3d में क्या है आपके पास 1 2 3 4 और ये 4s, ये हमारे पास जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये होना चाहिए 1 2 3 4 5, ये हम लोग जो
ये जो एक्चुअली में होता है, यानी कि 3d4 4s2 पर एक्चुअल में 3d5 4s1। अब देखो जो 3d5 वाला है ये इज मोर इट इज़ मोर सिमेट्रिकल, मोर सिमेट्रिकल। सिमेट्री की वजह से आती है स्टेबिलिटी, और कोई भी एटम जो है वो स्टेबल होना चाहता है, तो इसलिए जो है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होता है। वहीं पे अगर आप कॉपर की बात ले लो, 3d9 4s2 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये जो हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3d10 4s1। अब यहाँ पे भी देखो एकदम सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, तो जितनी ज़्यादा सिमेट्री होगी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का रीज़न पहला आ जाता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज एनर्जी। जिन इलेक्ट्रॉन्स के पैरेलल स्पिन्स होते हैं ना, पैरेलल स्पिन्स मतलब एक ही तरफ स्पिन, वो उनमें क्या होता है, एक्सचेंज होते रहते हैं, वो आपस में अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल में होते हैं। डीजेनरेट मतलब कि जिनकी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, जिनकी की एनर्जी सेम होती है। जैसे कि पी ऑर्बिटल की जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो डीजेनरेट हैं, यानी कि इन तीनों की पी एक्स पी वाई पी जेड की एनर्जीज सेम है। उसी तरीके से जो डी ऑर्बिटल्स हैं ना, उसके डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, वो पाँचों की एनर्जी सेम है, यानी कि वो ऑर्बिटल्स भी क्या है, डीजेनरेट। उस तरीके से जो एफ ऑर्बिटल्स हैं उनके भी जो 7 ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, वो डीजेनरेट हैं, यानी कि उनकी एनर्जीज सेम है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना सेम स्पिन वाले, वो क्या करते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशंस, और उसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी, राइट। तो जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, राइट, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, एक्सचेंज बनाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पहले इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है और इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, यानी कि 3 एक्सचेंज कर सकता है। सेकेंड वाले पे आते हैं ये इसके साथ, ये इसके साथ 2, थर्ड वाले पे आते हैं ये इसके साथ, ये कितना हो गया 1। टोटल एक्सचेंज कितने हो गए, 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6 टोटल एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको किसी तरीके से इस ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड कर दूं, चलो हाफ फिल्ड करके देखते हैं, ठीक है, हाफ फिल करके देखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और एक और लगेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम देखते हैं सबकी, तो ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ भी, कितने हो गए 4। ये सेकंड वाला देखते हैं 1 2 3, थर्ड वाला देखते हैं इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, इसके साथ भी 2। देखो हम पीछे क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है पीछे, ठीक है। जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका मैं पीछे क्यों नहीं जा रही, वो इसलिए क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के साथ और इस इलेक्ट्रॉन के साथ दोनों का एक्सचेंज हमने ऑलरेडी पीछे कंसिडर कर लिया हुआ है, ओके। तो इसलिए पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे जाएंगे। इसका हो गया, और फिर उसके बाद में लास्ट वाले का ये एक, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 3 + 2 + 1 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया 10 एक्सचेंजेस हो गए, 10 एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज कितने ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, हाफ फिल्ड या फिर फुली फिल्ड वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। स्टेबल क्यों होंगे, क्योंकि उनके अंदर एक्सचेंज एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, ओके। तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। तो अगर मान लो कि आपको किसी भी आपको कोई भी एलिमेंट दिया हो, ठीक है, उसको आपको आपको बताना है बिना पीरियोडिक टेबल को देखे हुए, उसका पीरियड नंबर बताना है। तो बहुत सिंपल सा है, आपने सबसे पहले तो ये इनके एटॉमिक नंबर्स लर्न कर लेने हैं। आपको पता है हीलियम जो फर्स्ट पीरियड का है, अगर 2 से ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हो और 10 से कम हो तो इसका मतलब वो सेकेंड पीरियड का है। अगर 10 से ज़्यादा हो 18 से कम हो उसका मतलब वो थर्ड पीरियड का है। अगर 18 से ज़्यादा 36 से कम हो तो फोर्थ पीरियड का एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रुप नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमने देखना पड़ता है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अगर
फर्स्ट 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब वो 1 और 2 ग्रुप में प्रेजेंट है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करना है 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, हम देखेंगे अभी। और अगर n-1 अगर डी में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, डी इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और ns ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, उतना होगा उसका ग्रुप नंबर। ओके, तो हम लोग देखते हैं 3, एटॉमिक नंबर 3 यानी कि 1s2 2s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, 2s में, तो 2s में है और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, यानी कि ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। अब देखो 1s2 2s2 2p, अब 2 2 4 4 हो गया। तो अब देखो p में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, p में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने क्या बोला था, अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मैंने क्या करना है, उसको 10 कर देना उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 से ज़्यादा, यानी कि 4 5 6। आउटर शेल में मतलब दोनों n वैल्यूज़ आपने लेनी है, तो 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 16 ग्रुप। देखो ये भी 2 है, ये भी 2 वाला, तो 2 2 वाले लेने हैं हमने। 14 देखो 1s2 2s2 2p 6 10 हो गया, 3s2 3p2, ये तो 10 हो गई। ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स में कितने हैं, 2 से ज़्यादा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 10 + 4, यहाँ पे किया था ना 10 + 6, यहाँ पे यानी कि 14th ग्रुप है इसका, 14th ग्रुप। 17 का देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, आप देखो यहाँ पे 5 3p5 हो गया। ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आउटर हो गया, तो बाहर कितने हैं, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 10 + 7 17th ग्रुप। 21 का देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। स्कैंडियम का है, फिर 3d1 4s2। जब डी में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो हमने क्या करना है, डी प्लस एस दोनों के इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, n-1 डी ऑर्बिटल प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 + 2 कितना आ जाएगा, थर्ड ग्रुप। इसका देखो 38 का, ये हम 36 भी लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि 36 किसका होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टन का, क्रिप्टन 36 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, 5s2, ठीक है। क्रिप्टन के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका आएगा, 5 का, 5 5th शेल लगा 5s2। तो ये तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, तो सेकेंड ग्रुप में है, ठीक है। अब 57 है, 57 में अगेन चलो बना के देख लेते हैं इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल कर सकते हो, 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d1 6s2 के इलेक्ट्रॉन्स हमने फिलिंग वैसे ही की है जैसे ऑब्वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ओके, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन्स 6th वाला, ठीक है, ठीक है, जो 6s वाला है और n-1 डी, n-1 डी क्या है, ये वाला, तो जब डी इलेक्ट्रॉन भी फिल हो रहा हो तो हमने वो भी लेना है, ठीक है। तो 1 डी इलेक्ट्रॉन में 2 s इलेक्ट्रॉन्स में थर्ड ग्रुप आ गया। ओके, तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आपने क्या करना है, सारे ही जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप लिख के देखो, उससे आपको ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ईजिली आपके लिए हो जाएगा ये। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाय बाय एवरीवन।